एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। देखो ध्यान से सुनो। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। ये सब है कि नहीं वो बताना है। तो पहला क्वेश्चन थोड़ा आराम आराम से करते हैं, फिर जब बातें समझ में आने लगेंगी तो हम अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, इन सारे क्वेश्चंस को करने के लिए एक मास्टर प्लान है, वो ये है कि अगर पॉसिबल है, देखो सेट को डिफाइन करने के दो मेथड्स होते हैं। एक तो सेट बिल्डर फॉर्म होता है, सेट बिल्डर फॉर्म होता है, और दूसरा एक रोस्टर फॉर्म होता है ना। तो ये जो लिखा है ये कौन सा फॉर्म है बताओ? सेट बिल्डर फॉर्म है ये। तो हम अगर हो सके, अगर पॉसिबल हो, तो सबसे पहले उसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, मतलब सारे एलिमेंट्स लिख लिया करो। ठीक है, तो सारे एलिमेंट्स लिखने के लिए अगर पॉसिबल है तो कई बार ऐसा भी मिलेगा जहां पे सारे एलिमेंट्स लिखना पॉसिबल नहीं रहेगा, मतलब वो इनफाइनाइट सेट होगा तो कैसे लिखेंगे। तो जहां पे नहीं पॉसिबल है वहां तो दिमाग ज्यादा लगेगा, बट जहां पॉसिबल है वहां सारे एलिमेंट्स लिख लिया करो। देखो, रिलेशन आर इन अ सेट ए। सेट ए क्या है? ए है 1 से लेके 14 तक। ठीक है, और रिलेशन आर जो है वो सबसेट है। देखो इसका मतलब क्या हुआ, आर इन सेट ए, तो इसका मतलब हुआ आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। आर जो है वो ए क्रॉस ए का एक सबसेट है। आर को इसने डिफाइन भी करा हुआ है, एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो वो हर एक एक्स वाई लेंगे, हर एक एक्स वाई लेंगे जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। चलो बनाते हैं। देखो मान लो अगर मैंने x को 1 ले लिया, x को अगर 1 ले लिया तो y 3 होगा, तभी ये वैलिड होगा। तो 1,3, समझ आ रही है बात? x को 1 y को 3, तभी जाके ये इक्वेशन होल्ड करेगा, है कि नहीं? यस सर। तो इस तरीके से हम 1 से लेके 14 तक के सारे मेंबर्स खंगालेंगे और जो जो पॉसिबल है सब लिखेंगे। पहला हो गया 1,3। अगर मान लो x को हमने 2 ले लिया, x को अगर 2 ले लिया तो y क्या होना चाहिए? 6 होगा, तभी तो 0 आएगा। तो 2,6। x को 3 ले लिया तो y 9 होना चाहिए, x को 4 ले लिया तो y 12 होना चाहिए, x को 5 ले लिया तो y 15 होना चाहिए, बट 15 ए में नहीं है, 15 ए में नहीं है, तो ये मेंबर बाहर हो गया। यहां पे एक चीज अंडरस्टूड है क्या? फॉर ऑल एक्स एलिमेंट है ए एंड वाई एलिमेंट है ए, ये चीज अंडरस्टूड होनी चाहिए। ठीक है, तो जो भी एक्स और वाई लेंगे हम ए मेंबर में, ए सेट में वो होने चाहिए। तो ये हमारे रोस्टर फॉर्म में ये 4 एलिमेंट्स मिले हैं। अब देखो फर्स्ट पार्ट इसका क्या करना है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, और ट्रांजिटिव है कि नहीं, तीनों बताने हैं। ए हमारा ये सेट है। चलो पहला पार्ट चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव का। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होने चाहिए? सारे डबलेट्स होने चाहिए। तो कोई भी देख के बता सकता है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। कैसे लिखेंगे इसको? एज 1,1, 2,2 एंड सो ऑन टिल 14,14 आर नॉट द एलिमेंट ऑफ आर, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। बी पार्ट सिमेट्रिक का चेक करते हैं। सिमेट्रिक का देखो 1,3 है बट 3,1 नहीं है, तो लिखेंगे कैसे? एज 1,3 एलिमेंट है आर का, बट उसका उल्टा 3,1 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ आर, इट इज नॉट सिमेट्रिक। थर्ड ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए देखो 1,3 और ये 3,9, समझोगे? इसके साथ सेकंड मेंबर क्या है, मतलब इस एलिमेंट का सेकंड मेंबर है 3, 3 का रिलेशन आगे चल के 9 के साथ है, तो कॉमन एलिमेंट हटा दिया जाए तो 1,9 इसमें होना चाहिए था, वो तो है नहीं। तो इसमें क्या लिखेंगे? एज 1,3 एन एलिमेंट ऑफ आर एंड 3 का आगे चल के 9 के साथ रिलेशन है, बट 1,9 is not an element of R, so it is not transitive. ये हो गया आंसर।
इस तरीके से चेक करेंगे। ओके, चलो फटाफट लिखो इसको। तो नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट। अभी स्टार्ट के क्वेश्चंस हैं तो मैं कर देता हूं, फिर आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे करना है कि क्या करना है। सेकंड पार्ट, इसमें भी वही बताना है, सारे क्वेश्चंस की हेडिंग सेम है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है। तो सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। ये हमारा वही है 1 से लेके 14 तक, ठीक है ना। तो सेट ए मत भूल जाना, हर एक क्वेश्चन उसी पे करना है। 1 का सेकंड पार्ट, सेट ए हमारा फिर से 1 2 3 एंड सो ऑन टिल 14, और आर जो है सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए है। इसने रिलेशन को डिफाइन कैसे करा है, तो डिफाइन किया है x कॉमा वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4। ठीक है, यहां पे अंडरस्टूड है फॉर ऑल x एलिमेंट है a एंड y भी एलिमेंट है a। यहाँ पे एक ही सेट है इसीलिए a क्रॉस a निकला है। वैसे अगर दो सेट होते तो a क्रॉस b निकलता, तो x जो होता वो a का मेंबर होता और y जो होता वो b का मेंबर होता। चलो r को जरा रोस्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करें। ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए x और y पे। अब देखो x पहले लिखना है, इसने क्या बोला, x को पहले लिखोगे। तो x को पहले अगर लिख दिया 1 बना के, तो y कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। 1,6। x को अगर 2 लिख दिया तो y कितना होना चाहिए, 7। 3 लिख दिया तो y 8। x को 4 लिख दिया तो y 9 होना चाहिए। x को 5 लिख दिया तो y कितना होना चाहिए, 10। अभी और आगे तक जाना है। तो अब अगर x को हमने 6 लिख दिया तो y कितना हो जाएगा, 11। x को 7 लिख दिया तो y 12। x को अगर 8 लिख दिया तो y 13, और x को 9 लिख दिया तो y 14। और कुछ हो सकता है, बताओ। सर यहाँ पे x लेस देन 4 है ना। ओ हो, यस यू आर राइट, ये चीज हम भूल गए। तो x 4 से छोटा होना चाहिए, 4 के इक्वल भी नहीं हो सकता। तो 4 तक, 4 से पहले तक यही तीन मेंबर होंगे। चेक करके बताओ। 4 से छोटा है, अगर यहाँ पे इक्वल टू भी होता तो हम 4 भी ले सकते थे, यहाँ पे हम 4 नहीं लेंगे, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, स्लैक इनइक्वालिटी नहीं है। तो यही आर के तीन मेंबर होंगे। चलो चेक करते हैं। ट्रांजिटिव, सॉरी ट्रांजिटिव, पहले रिफ्लेक्सिव चेक कर लो। रिफ्लेक्सिव में देखो सारे डबलेट नहीं है, तो क्या इसको खुद की लैंग्वेज में लिख लोगे इस तरीके से, ए कॉमा ए एलिमेंट नहीं है आर का, फॉर ऑल ए एलिमेंट है ए एंड ए लेस देन 4। स्टैंडर्ड लैंग्वेज हो गई। या चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, और 1,1, 2,2, 3,3 बस आर नॉट द मेंबर ऑफ आर, देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। देखो ये एक जनरल लैंग्वेज हो गई, ये ए के टर्म्स में जो लिखा है ना मैंने, ये जनरल लैंग्वेज हो गई। इस पे सारे मेंबर्स की बात हमने कर ली यहीं पे एक साथ, और ये उनका प्रॉपर ऑर्डर पेयर बनाया। तीनों मिसिंग है, तीनों क्या, एक भी मिसिंग होता तो रिफ्लेक्सिव नहीं होता। बी पार्ट, सिमेट्रिक चेक करते हैं। तो 1,6 है, 6,1 नहीं है। कैसे लिखेंगे, ए कॉमा बी एलिमेंट है आर, बट बी कॉमा ए इज नॉट अ मेंबर ऑफ आर फॉर ऑल ए। किस रेंज में होगा ए, देखो ए होगा 0 से तो नहीं, 1 से लेकर कहां तक, 4 तक, एंड बी भी इसी रेंज में आना चाहिए, 1 से लेकर कहां तक, 14 तक। देखो सही है ये, या अगर ऐसे मन ना करे तो लिख दो 1,6 जो है वो मेंबर है आर का, बट 6,1 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ क्या, आर, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव का देखो, ट्रांजिटिव में 1,6 है, आगे चल के 6 का कोई रिलेशन नहीं है, तो 1,6 नो इम्पैक्ट। 2,7 पे 7 का रिलेशन आगे नहीं है, तो इसका भी नो इम्पैक्ट। 3,8 ये भी नो इम्पैक्ट, तो ये ट्रांजिटिव होगा, इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ये हो गया आंसर। चेक करना था रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो इस तरह सेकंड पार्ट हो गया, कॉपी करो इसको भी। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, आर जो है वो 1 से लेके 6 तक है,
y is divisible by x। करते हैं इसको। देखो थर्ड पार्ट, ए जो है इस बार, ए है 1 से लेके 6 तक, और आर जो है आर इन सेट ए, दैट इज आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। और आर इसने डिफाइन कैसे किया हुआ है, x कॉमा वाई सच दैट y इज डिविजिबल बाई x। चलो बताओ इसका क्या क्या एलिमेंट होगा। वो सारे एक्स वाई जिसमें y x से डिविजिबल हो। पहले हम x को लिखेंगे। चलो मान लिया हमने x को 1 लिख दिया, तो y 1 होना चाहिए, क्योंकि 1 1 से डिविजिबल तो है ही। मान लिया हमने x को 1 लिख दिया, तो y 2 भी हो सकता है। 1 लिख दिया तो 3 भी हो सकता है, 1 लिख दिया तो 4 भी हो सकता है, क्योंकि 1 2 3 4 सारे 1 से डिविजिबल है। 1,5 1,6 1 के साथ तो हो गया। अब देखो 2, अगर हम x की वैल्यू 2 ले लें, तो 2 के साथ y क्या क्या हो सकता है सच दैट y इज डिविजिबल बाई x। तो x अगर 2 ले लिया तो y 2 हो सकता है, जो हम ऑलरेडी नहीं लिख पाए अभी तक। 2,2 हो गया। x अगर 2 ले लिया तो y 3 नहीं हो सकता, क्योंकि 3 2 से डिविजिबल नहीं है। तो 2 के बाद 4 और 2 के बाद 6। अब x को अगर 3 ले लिया तो y क्या हो सकता है, 3 हो सकता है और 6 हो सकता है। x को अगर 4 ले लिया तो y 4 हो सकता है बस। x को 5 ले लिया तो y 5 हो सकता है, और x को 6 ले लिया तो y 6 हो सकता है। एक बार चेक कर लो, सारे एलिमेंट है ना। 4 इसमें है क्या, 4 भी तो है, हाँ ठीक है 4 भी है। देख लो एक बार, देख लो। यस सर। कुछ मिसिंग तो नहीं है, हर चीज है। चलो अब चेक करते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। देखो 1 1 है, ये रहा। 2 2 है, 3 3 है, 4 4 5 5 6 6। बाकी एलिमेंट है नहीं है, उससे कुछ नहीं करना। रिफ्लेक्सिव है ये, क्यों? एज 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 एंड 6,6, ये सारे के सारे एलिमेंट है आर का। सो इट इज रिफ्लेक्सिव। देखो ये लिखना थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, एक स्टैंडर्ड वे है लिखने का। ए कॉमा ए इज एन एलिमेंट ऑफ आर फॉर ऑल ए एलिमेंट है ए। बस ऐसा लिख दो, ये पूरी बात एक छोटे से सेंटेंस में आ गई। तो इट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ए कॉमा ए मतलब डबलेट सारे। और ए कहां से आना चाहिए, तो इस सेट ए का मेंबर होना चाहिए फॉर ऑल एलिमेंट। ऑल, अच्छा ये चीज मैं बार बार लिखना चाहता हूं। फॉर ईच ए एलिमेंट है ए। ईच मतलब सारे के सारे एलिमेंट। ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव है। बी पार्ट सिमेट्रिक। देखो सिमेट्रिक के लिए चेक करो, सारे डबलेट है उनको छोड़ दो, इन पे टाइम वेस्ट नहीं करना। डबलेट तो ऑलरेडी सिमेट्रिक होते हैं, 3 3 4 4 5 5 6, इनको छोड़ दो। 1,2 देखो, 1,2 तो 2,1 भी होना चाहिए। 2,1 तो इसमें हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, देखो पहला वाला x है, दूसरा वाला y है। 1 जो है वो 2 को डिवाइड कर लेता है, बट 2,1 अगर हो गया तो 2 तो 1 को डिवाइड करता ही नहीं है। डेफिनेशन से ही 2,1 हटना चाहिए, तो ये आगे देखने की जरूरत भी नहीं है। 2,1 इसमें होगा ही नहीं, 3,1 इसमें होगा ही नहीं, है ना। तो अगर a कॉमा b है, ऐसे लिख दो, 1,2 is an element of R, but 2,1 is not an element of R. So it is not symmetric. Not symmetric. C part transitive. देखो ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है, 1,1 ये रहा, तो 1 के सारे रिलेशन देखो, ये है, यहाँ पे है, यहाँ पे बहुत सारे हैं, टाइम लगेगा बट यही प्रोसेस है। तो ये कॉमन एलिमेंट हटा दो, 1,2 होना चाहिए, है यहाँ पे 1,3 है, 1,4 है, 1,5, 1,6। 1 वाले सारे पास कर गए, मतलब फर्स्ट एलिमेंट पास हो गया। अब
यहाँ देखो 1 का 2 के साथ रिलेशन है, यहाँ पे 1 का 2 के साथ है, 2 और कहाँ कहाँ पे है, तो यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, बस। तो कॉमन एलिमेंट काट दो, 1,2 इसमें होना चाहिए, ये खुद है। ये काट दो, 1,4 होना चाहिए, है क्या, ये रहा। इसको काट दो, 1,6 होना चाहिए, ये रहा, ये एलिमेंट हो गया। अब 1,3 चेक करो, 3 का रिलेशन कहाँ कहाँ है, एक तो यहाँ पे है, एक तो यहाँ पे है, बस 2 जगह पे है। तो कॉमन एलिमेंट काट के 1,3 ये खुद है, और कॉमन एलिमेंट काट के 1,6 ये है। तो इस तरीके से सारे एलिमेंट चेक करने हैं हमको, ठीक है। जरा चेक करके बताओ मुझे ट्रांजिटिव है कि नहीं, ये चेक करो, चेक करो। काफी कम काम बचा है वैसे। 1,4 के साथ देखो, तो ये चेक करेंगे बस एक ही, 4 हटा दिया तो 1,4 यहाँ पे है। 1,5 का देखो, ये 5,5, तो 5 से 5 कटा लिया, 1,5 पास है। 1,6 का देखो, ये अकेला है, 6 हटा दिया तो 1,6 होना चाहिए। सारे एलिमेंट पास कर रहे हैं, तो इट इज ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव है। कॉपी कर लो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ। देखो फोर्थ में क्या कह रहा है, फोर्थ में कह रहा है कि Z जो है, R जो है वो Z क्रॉस Z का एक मेंबर है, मतलब सबसेट है। फोर्थ पार्ट, Z क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, तो उसको लिखना ऑब्वियसली पॉसिबल तो नहीं है। तो R जो है वो सबसेट है Z क्रॉस Z। Z जो है वो स्टैंडर्ड वर्ड है, इंटीजर्स को डिनोट करते हैं, तो Z को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। Z जो है वो ऑलरेडी इंटीजर है, वो डिफाइंड है। देखते हैं पॉसिबल है तो सारे इसके मेंबर लिखेंगे, नहीं पॉसिबल है तो रोस्टर फॉर्म में ही, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में ही काम चलाएंगे। बताओ मुझे पॉसिबल है क्या सारे मेंबर्स लिख पाना आर के, बताओ। आर के सारे एलिमेंट लिखना पॉसिबल है? हम्म, नो बिल्कुल सर। भी पॉसिबल नहीं है। इनफाइनाइट मेंबर्स होंगे, आर जो है वो इनफाइनाइट सेट है, तो पॉसिबल नहीं है। अब थोड़ा दिमाग ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो सुनो, पहला इसको सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव चेक करना है। चलो पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, दिमाग ज्यादा लगेगा, ठीक से सुनना। देखो x और y क्या है पहले वो बताओ। इसमें एक बात तो अंडरस्टूड है कि x जो है वो z का मेंबर होना चाहिए, और y जो होगा वो भी z का, क्योंकि दो सेट नहीं है, एक ही सेट है। अगर सेट A होता और दूसरा B होता तो R क्या होता, A क्रॉस B का मेंबर होता। तो R में जो भी एलिमेंट लिखे जाएंगे वो ऑर्डर्ड पेयर x, y के फॉर्म पे लिखे जाएंगे। वहां का जो x होगा वो सेट A का होगा, और y जो होगा वो सेट B का होगा। तो यहां भी x और y है, अब दो सेट तो है नहीं, एक ही सेट है। तो ये वाला x इस z का होगा और ये वाला y इस z का होगा। कहने का मतलब दोनों इंटीजर्स ही होने चाहिए। अब कोई भी मुझे बता दे अगर x और y दोनों इंटीजर हैं तो उनका डिफरेंस तो हमेशा इंटीजर ही होगा। इंटीजर्स का डिफरेंस तो हमेशा इंटीजर होता है। तो ऐसे लिखते हैं, फॉर ऑल a एलिमेंट है z, a एलिमेंट है z मतलब a इंटीजर है, तो a माइनस a ये ऑलवेज इंटीजर होगा, है कि नहीं। a माइनस a तो ऑलवेज, ये तो जीरो होगा ना एक्चुअली, a माइनस a क्या होगा, जीरो होगा, और जीरो भी एक इंटीजर है, विच इज एन इंटीजर। तो कहने का मतलब रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, a कॉमा a इस R का मेंबर होना चाहिए था। फॉर ऑल a एलिमेंट है z, और चेक करो ये है भी, है कैसे है, a कॉमा a z में जितने भी इंटीजर्स हैं उन सबका डबलेट बनाओ। क्या उन सारे डबलेट्स में जो x और y लिखे हो उनका डिफरेंस जीरो आएगा, तो हाँ आएगा। रिफ्लेक्सिव में वही करते हैं, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सारे डबलेट्स होने चाहिए। तो वो सारे डबलेट्स हम लिखेंगे जिनका डिफरेंस इंटीजर है। तो जितने भी डबलेट लिखोगे उनका डिफरेंस तो हमेशा जीरो होगा, और जीरो हमेशा इंटीजर है, मतलब हर एक a कॉमा a इस R का मेंबर है। तो वो चीज हमने एक ही बार में यहां लिख ली, थोड़ा दिमाग लगा लेकिन
हमारा काम हो गया, हमने सारे इंटीजर्स की बात कर ली। देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव हो गया। अब चलो बी, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की क्या कहानी होती है? देखो, मान लिया हमने a कॉमा बी एलिमेंट है r का। a कॉमा बी अगर एलिमेंट है r का तो क्या होगा? a माइनस बी इंटीजर होना चाहिए था, क्योंकि a कॉमा बी वही a कॉमा बी इस r में आएगा जिसका डिफरेंस क्या है? इंटीजर है। ओके, तो x और y जो हमने लिया है उसका डिफरेंस अगर इंटीजर है तो इस r में कौन कौन से मेंबर होंगे? 1,1 तो होगा ही, 1,3 भी होगा, आगे चल के 1,100 भी होगा, सारे इंटीजर्स हैं ये। तो इनका डिफरेंस क्या होगा? हमेशा इंटीजर होगा, है ना। तो अगर a कॉमा बी इस r का मेंबर है तो a माइनस बी इंटीजर होना चाहिए। अब हम ये चेक करेंगे कि b कॉमा a उसका मेंबर है कि नहीं। एक मिनट, हाँ तो चलो, a कॉमा बी ये r है, मतलब r का मेंबर है। r का मेंबर तभी होगा जब उनका डिफरेंस क्या हो? इंटीजर हो। तो दो इंटीजर्स हैं a और b, उन दोनों का डिफरेंस ऑलवेज इंटीजर। अब हम ये चेक करेंगे कि b कॉमा a इसमें आता है कि नहीं। तो देखो, अगर a और b हमने इंटीजर लिया है, मान लिया a हमने लिया 5 और b लिया 8, तो 5 माइनस 8 ये ऑलवेज इंटीजर है। अब हमें ये देखना है कि क्या 8 माइनस 5 भी इंटीजर है? तो हाँ है। डिफरेंस भले नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, इंटीजर्स नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं। तो अगर a माइनस बी इंटीजर है, b माइनस a भी इंटीजर होगा। और इसी वजह से, क्योंकि इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस भी इंटीजर आ रहा है, तो ये जो b और a हमने लिए हैं वो भी r के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि r के अंदर वही a और b होंगे जिनका डिफरेंस इंटीजर होता है। तो कहने का मतलब b और a, b कॉमा a भी r का मेंबर है, और इसकी वजह से हमने क्या बोल दिया? इट इज सिमेट्रिक। यहां तक क्लियर है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो थर्ड, ट्रांजिटिव। इसको देखना अच्छे से। देखो, इसमें हम दो चीजें मानेंगे, एक तो a कॉमा बी r का मेंबर है, b कॉमा सी भी r का मेंबर है, और हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि a कॉमा सी भी इसके अंदर है। ये दोनों को लेकर अगर हमने ये जस्टिफाई कर दिया तो ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। चलो देखते हैं। देखो, a कॉमा बी हमने मान लिया r में है, तो a कॉमा बी अगर r में है, कहने का मतलब a माइनस बी क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। b कॉमा सी अगर हमने मान लिया r में है, तो b माइनस सी क्या होना चाहिए? ये भी इंटीजर होना चाहिए। अब एक तरीके से ये मानो कि अब हमें ये प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? अगर a और c इसमें लाइक करेगा तो a माइनस सी को इंटीजर प्रूव करना होगा। चलो इन दोनों को क्या करो? ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो। LHS ऐड किया, a माइनस बी और b माइनस सी, RHS पे क्या होगा? इंटीजर प्लस इंटीजर। यहां देखो b से b कट गया, a माइनस सी इंटीजर प्लस इंटीजर, एक नया इंटीजर। तो ये दोनों अगर हैं तो ये भी है, क्योंकि वो सारे मेंबर R में आ जाएंगे जिनका डिफरेंस इंटीजर आता हो। तो a और c का भी डिफरेंस इंटीजर है, मतलब a कॉमा सी भी उसके अंदर है। तो a कॉमा बी है, b कॉमा सी भी है, और साथ में a कॉमा सी भी आ रहा है, तो हो गया ना ट्रांजिटिव। सो इट इज ट्रांजिटिव। अच्छा देखो, यहां पे तीनों हो गए, तो अगर ये पूछा होता मान लो कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं, तो ये इक्विवेलेंस है। जब भी बोलेगा इक्विवेलेंस चेक करो तो तीनों होने चाहिए। इट इज इक्विवेलेंस। ये इक्विवेलेंस रिलेशन समझ आया सबको? कोई कंफ्यूजन कहीं पे भी तो पूछ लो। है कहीं पे कंफ्यूजन? No, sir, समझ आ गया। चलो तो कॉपी करो, फटाफट कॉपी करो। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है इसका कौन सा पार्ट? फिफ्थ पार्ट। देखो फिफ्थ पार्ट करवाओगे क्या? फिफ्थ पार्ट तो सिंपल है। एक काम करता हूं मैं, फिफ्थ पार्ट करना, ठीक है? ये होमवर्क देता हूं, थोड़ा सा पढ़ना, इसी तरीके से है।
क्वेश्चन नंबर इसका फिफ्थ पार्ट, फर्स्ट का फिफ्थ होमवर्क मार्क कर लो, नहीं होता है तो नेक्स्ट क्लास पे पूछ लेना, ये थोड़ा सा वैसे ही है स्टोरी टाइप, फिफ्थ करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। एक और इंपॉर्टेंट आने वाला है, उसमें क्यूब वाला होता है, यहाँ पे a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर है, एक में क्यूब भी आता है। तो देखो कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, वे लिखोगे नहीं, देखो। So that the relation R in set R of real number, कहने का मतलब ये जो बोल्ड वाला R है ना, ये रियल नंबर वाला R है। मैं तुम्हें बताता हूं, तुम कोई और बुक पढ़ोगे ना, मतलब अपने यहाँ की तो बुक नहीं, फॉरेन जो बुक होती है उसमें रियल नंबर को ऐसे लिखा होता है। किसी ने देखा है ऐसे R लिखा हुआ कहीं पे? नहीं देखा है। हम लोग रियल नंबर को ऐसे डिनोट करते हैं, और ऐसी भी बुक्स होती हैं जहां पे रियल नंबर को इस तरीके वाले R से लिखा जाता है, डबल R ऐसे। तो जहां भी ये देखना समझ जाना रियल नंबर है। तो वही है डिफरेंस क्रिएट करना, है ना, ताकि इस रिलेशन वाले R और रियल नंबर वाले R में एक डिफरेंस रहे। तो यहां देखो क्या है, R जो है वो सबसेट है रियल नंबर का। ये R मैं कैसे लिखूं, चलो मैं एक काम करता हूं। R इज अ सबसेट ऑफ R क्रॉस R। ये जो ब्लू वाला R है वो रियल नंबर वाला R है, ठीक है। R इसका सबसेट है। अब ये जो रिलेशन है वो कैसे बना रहा है, देखो ये रिलेशन बना रहा है इस डेफिनेशन से, वो हर एक a कॉमा b सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर, a कॉमा b सच दैट a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर फॉर ऑल a एलिमेंट है R एंड b एलिमेंट है R। मतलब a भी रियल नंबर हो और b भी रियल नंबर हो, ओके। इसको क्या प्रूव करना है, शो दैट इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, मतलब इन तीनों में से कुछ भी नहीं है, ये प्रूव करना है। ना तो वो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। देखो पहले इसका थोड़ा सा रफ वर्क करेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना इजी है, बट रिफ्लेक्सिव को डिसप्रूव करना वो थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगेगा। सिमेट्रिक भी वही है, ट्रांजिटिव भी वही है। अभी तक हमने या तो चेक किया है या फिर इनको प्रूव किया है, आगे प्रूव करेंगे, बट डिसप्रूव करना थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगता है। देखो क्या है, ये कंडीशन देके ना थोड़ा सा ज्यादा दिमाग चाहिए हमको। अगर ये ऐसे लिखा होता तो शायद थोड़ा इजी होता। क्यों इजी होता? 1,1 ले लो, तो 1 मतलब a को 1 लो, ये जो पहला वाला है वो a है, दूसरा वाला b है, तो इसको चेक करो, क्योंकि अगर रिफ्लेक्सिव है तो सारे डबलेट होने चाहिए, 1,1 2,2 3,3 4,4 सारे, और साथ के साथ डेसिमल वाले भी। रियल नंबर का मतलब ये नहीं है कि सारे इंटीजर चेक कर लेंगे, हम डेसिमल भी चेक करेंगे। तो चेक करें अगर इस 1 और 1 को इस डेफिनेशन पे करेक्ट है कि नहीं। तो 1 इज लेस देन 1 स्क्वायर, ये फॉल्स है, ओके। तो अगर सिर्फ ऐसा होता तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता, सीधा प्रूव हो जाता, बट इसने इक्वल टू दे दिया है, तो अब तो ये करेक्ट है, अब तो ये करेक्ट हो गया। अगर 2 का चेक करें तो ये भी ट्रू है, 3 का चेक करें तो ये भी ट्रू है ना। तो सारे इंटीजर्स पे तो ट्रू है, बट इतना जल्दी नहीं। डेसिमल नंबर्स भी होते हैं, देखो रियल नंबर दिया है, इंटीजर्स तो नहीं दिया है। अगर इंटीजर्स दिया होता तो शायद ये रिफ्लेक्सिव हो जाता, क्योंकि हर एक डबलेट पे अगर सिर्फ ऐसा होता और केवल हमें इंटीजर्स चेक करना होता तो ये ऑलवेज ट्रू है। फेलियर इसका एक ही जगह पे है, 1 पे। तो इसने इक्वल टू देके वो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, मतलब हेडेक और बढ़ा दिए। तो इसने इक्वल टू भी दे दिया है। इतना इजी होता, मान लो हम 1 पे चेक करते हैं और यहाँ पे इक्वल टू नहीं होता अगर, तो फॉल्स हो जाता, ट्रांजिटिव खत्म हो जाता, सॉरी रिफ्लेक्सिव खत्म हो जाता। बट इसने क्या कर दिया, इक्वल टू भी दे दिया, तो 1 भी अलाउड है, 1 भी पास कर रहा है। सारे इंटीजर पास कर जाएंगे, नेगेटिव वाला भी चेक कर लो, -2 और -2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, करेक्ट है। सारे इंटीजर ट्रू हैं, तो जल्दीबाजी में हम लोग लिखेंगे भाई रिफ्लेक्सिव तो है ये, फिर क्यों दे रहा है ऐसा। एक बार जरा डेसिमल नंबर्स चेक करो, डेसिमल नंबर्स का चेक करो। जैसे मान लिया हमने 0.2 का चेक किया, 0.2 ऐसे करके चेक करो, 0.2 है ये, और ये कितना है 0.04। अब बताओ ये फॉल्स हो गया ना। तो मतलब 0.2, 0.2 इसका मेंबर नहीं है, ये होना चाहिए था।
डबलेट सारे होने चाहिए थे और रियल नंबर 0.2 भी है कि नहीं? तो ये फेल कर रहा है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब देखो इसको लिखते कैसे, देखो लिखेंगे कैसे रिफ्लेक्सिव के लिए। देखो ए मान लिया हमने एलिमेंट है z का, मतलब इंटीजर्स का, और वो एलिमेंट है r का। पहले हम सारे इंटीजर्स की बात कर लेते हैं, अगर समझ ना आए तो एग्जांपल भी ले लो। दैट इज -2, -2 ये ऑलवेज मेंबर है ई का, सॉरी r का मेंबर है, तो चेक भी कर सकते हो। -2 इज लेस देन और इक्वल टू -2 का स्क्वायर, ये ट्रू स्टेटमेंट है। कहने का मतलब सारे के सारे ए जो हैं, ऐसे लिख लेता हूं मैं, बाद में तुम भूल जाओगे। इट इज ट्रू फॉर ऑल इंटीजर्स, फॉर ऑल ए एलिमेंट है z, इसके लिए ट्रू है। बट अगर डेसिमल ले लेते हैं, फॉर डेसिमल वैल्यूज, फॉर डेसिमल वैल्यूज मान लिया हमने a है हमारा 0.3, डेसिमल में कोई भी नंबर ले लो, 0.3, 0.4, तुम्हें पता है ना डेसिमल नंबर का स्क्वायर जो होता है वो खुद से छोटा होता है, सब जानते हो इस बात को। कोई भी डेसिमल नंबर ले लो, अगर 1 से छोटा नंबर लिए तो 1 से बड़ा लोगे तो वो बड़ा होगा। जैसे 1.1, इसका स्क्वायर जो होगा वो 1.1 से बड़ा होगा, बिल्कुल सच बात है। 1.21 इज ऑलवेज मोर देन 1.1। बट अगर 1 से छोटा नंबर ले लिया, 0.5 अगर ले लिया, तो इसका स्क्वायर जो करोगे वो छोटा होगा 0.5 से। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा फैक्ट है, इसको ध्यान रखना हमेशा, इसी पे गलती होती है। तो कोई भी डेसिमल नंबर ले लो, कोई भी डेसिमल नंबर ले, 0.3 ले लिया। अब चेक करते हैं इसका डबलेट, मतलब 0.3, 0.3 क्या ये मेंबर है? तो मेंबर नहीं होगा आर का। इसको दिखा भी सकते हो एज 0.3 लेस देन इक्वल टू 0.3 का स्क्वायर इज फॉल्स, ये फॉल्स है। तो 0.3, 0.3 उसका मेंबर नहीं है, बट ये डबलेट है, इसको होना चाहिए था उसमें। देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव समझ आया? बोलो। Yes, sir. अब देखो आगे, नेक्स्ट करते हैं। अब ए तो हो गया रिफ्लेक्सिव वाला, अब इसका ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक करते हैं। चलो सिमेट्रिक करते हैं, जगह थोड़ा कम पड़ रहा है तो मैं इधर ही हटाऊंगा। देखो अब इसका करते हैं, अच्छा ये लाइन की जरूरत नहीं। अब बी पार्ट करते हैं सिमेट्रिक का। देखो सिमेट्रिक में कोई भी नंबर ले लो, जैसे मान लिया हमने 2,5 ले लिया, ये तो मेंबर होगा आर का। कैसे? 2 इज लेस देन इक्वल टू 5 स्क्वायर, ट्रू है, ये करेक्ट है ना? तो मतलब कहने का 2,5 इस आर का मेंबर है। बट क्या 5,2 भी इसका मेंबर है? अभी देखते हैं है कि नहीं। तो क्या 5 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर होता है? नहीं होता है, ये फॉल्स है। मतलब ये जो 5,2 है वो मेंबर नहीं है, तो सीधी बात खत्म हो गई यहीं पे। इट इज नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, नॉट रिफ्लेक्सिव आ गया, नॉट सिमेट्रिक आ गया। अब ट्रांजिटिव देखो, ट्रांजिटिव ही असली चक्कर वाला है, इसी में दिमाग लगेगा ज्यादा। देखो क्या है ट्रांजिटिव में, करना क्या होता है पहले वो समझो। a कॉमा बी आर में होना चाहिए, b कॉमा सी भी आर में होना चाहिए, और a कॉमा सी अगर है तो ये ट्रांजिटिव है, और अगर a कॉमा सी एलिमेंट नहीं है आर का तो ट्रांजिटिव नहीं होता है। यही रूल होता है। अब क्या करो, इसका एक एल्गो होता है, एल्गोरिदम होता है, वो एल्गो फॉलो करना है। देखो एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन तो ये वाला है स्क्वायर वाला, और एक क्यूब वाला आएगा, उसका भी एक एल्गो होता है, वो मैं बता दूंगा। इसका एल्गो क्या है, हमें 3 नंबर्स लेने हैं, हमें 3 नंबर्स लेने हैं इन तीनों को फुलफिल करते हुए। तो पहला नंबर क्या करो, मैं बाद में एल्गो लिखवा दूंगा, मान लिया एल्गो पहले समझ ही लो। देखो पहले एक नंबर ले लो, मैं इसको थोड़ा सा दूसरे कलर से दिखाता हूँ। यहाँ देखो, टेक अ नंबर, मतलब कहने का हमें 3 नंबर्स लेने हैं, ए बी और सी। ठीक है, ए बी और सी, क्योंकि इसको चेक करो, इसको चेक करो और इसको चेक करो।
यही 3 नंबर है डिफरेंट डिफरेंट, क्या क्या, ए है, बी है और सी है, इन तीनों मिला के 3 नंबर ही है, ए बी सी। तो हमें वही 3 नंबर अज्यूम करने हैं, क्योंकि देखो प्रूफ करने के लिए क्या होता है, प्रूफ करने के लिए हमें बहुत सारे एक्सियम थ्योरम सब लिखना पड़ता है, बट डिसप्रूफ करने के लिए एक एग्जांपल काफी होता है ना। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर प्रूफ करना है तो उसको प्रॉपर 2 ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं, बट ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 4ab प्लस बी स्क्वायर, ये डिसप्रूफ करने के लिए बस एक एग्जांपल ले लो, वो डिसप्रूव हो जाएगा, उसको फॉल्स दिखा दो बस। तो यहाँ पे देखो वही कर रहे हैं हम लोग को, 3 नंबर्स लेने हैं ए बी और सी। तो क्या करते हैं, एक नंबर ले लेते हैं कोई सा भी, मान लिया हमने ले लिया 4, पहला स्टेप, एक नंबर ले लिया 4। सेकंड स्टेप, टेक अनदर नंबर, एक और नंबर लो लेस देन 4, बेटर रहेगा 1 लेस देन 4 ले लो, मतलब वो नंबर हमने 3 ले लिया, एक नंबर ले लिया 4, दूसरा नंबर उससे एक कम, मतलब 3 ले लिया। और तीसरा नंबर क्या करो, तीसरा नंबर वो ऐसे लो कि उस नंबर का जो स्क्वायर है वो बड़ा हो 3 स्क्वायर से और छोटा हो 4 स्क्वायर से। यही एल्गो है, यही तुमको सोचने में टाइम भले लग जाए, इस तरीके से 3 नंबर ले लो। तो पहला नंबर हमने 4 ले लिया, दूसरा नंबर हमने 3 ले लिया, और तीसरा नंबर ऐसा लो जिस नंबर का स्क्वायर 3 से बड़ा आता हो, 3 स्क्वायर से बड़ा आता हो और 4 स्क्वायर से छोटा आता हो। सोचो, चलो 1 3 से बड़ा, तो अगर हमने मान लो उस नंबर का स्क्वायर 3 से बड़ा आता हो, नॉट ऐसे नहीं, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, उस नंबर का स्क्वायर 3 से बड़ा और 4 से छोटा आता हो, ऐसा नंबर सोचो, ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पे 3 से बड़ा आए और 4 से छोटा आए। ऑब्वियसली वो पॉइंट में ही होगा। 1.1 अगर ले तो उसका स्क्वायर कितना आता है 1.21, ये 3 अभी बड़ा है। 1.5 अगर ले उसका स्क्वायर आता है 2.25, अभी भी छोटा है, 3 तो बहुत बड़ा है अभी। 1.7 अगर ले तो उसका स्क्वायर होता है 2.89, ओके। 1.8 अगर ले लें तो ये 3.24 होता है। देखो 3.24 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है, तो 1.8 हमारा थर्ड नंबर हो गया। तो इसका एग्जांपल हो गया 1.8 ले लिया, 1.9 भी ले सकते हो, 1.9 का स्क्वायर 3.61 होता है। तो थर्ड नंबर या तो हम 1.8 ले लें या 1.9 ले लें, मर्जी अपनी है। अब चलो इधर आ जाओ, 3 नंबर हमने ले लिया 4, 3 और 1.8। अब चेक करो, देखो कैसे लिखते हैं, हम लिखेंगे 4,1.8, या ऐसा लिखो 4,3, ये एलिमेंट है आर का, चेक करो 4,3 एलिमेंट है आर का। ये एलिमेंट आर का तभी होगा जब 4 और 3 स्क्वायर इस तरीके से होगा, ये ट्रू है। 4 जो है वो 9 से छोटा ही होता है, तो a कॉमा बी हो गया एलिमेंट ऑफ आर। अब चेक करो 3,1.8, ये भी एलिमेंट है आर का, मतलब 3 1.8 के स्क्वायर से या तो छोटा है या इक्वल है, ये भी ट्रू है। मतलब ये हम क्या कर रहे हैं, ये वाला a कॉमा बी एलिमेंट है आर, ये हो गया। ये क्या है, b कॉमा सी एलिमेंट है आर, ये भी हो गया। अब चेक करो a कॉमा सी, मतलब क्या 4,1.8 एलिमेंट है आर का। तो देखते हैं 4 लेस देन इक्वल टू 1.8 स्क्वायर, बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है। ये फॉल्स है। ये कितना होता है 3.24 और ये है 4, तो ऑब्वियसली ये फॉल्स है, तो मतलब ये एलिमेंट नहीं है, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ये प्रूव करना था तो हमने प्रूव कर दिया। समझ आया बोलो। Yes, sir. ये एल्गो का ध्यान रखना, स्क्वायर वाले में ये लगता है, क्यूब वाले में एक और लगेगा, वो बता दूंगा मैं, इसको कॉपी कर लो। तो सेकंड हो गया, आप चलते हैं थर्ड पे। देखो थर्ड क्वेश्चन तुम लोग करोगे खुद से, थर्ड बहुत सिंपल है, समझ लो बस 2 लाइन में। आर यहाँ पे डिफाइंड है, ये सेट डिफाइन नहीं है, उसको ए मान लिया, ये मान लिया सेट ए है, और आर के बारे में क्या कह रहा है, बी इक्वल टू ए प्लस 1। देखो आर के सारे मेंबर्स लिख लेना पहले, जैसे एग्जांपल ए अगर 1 रखोगे तो बी क्या होगा 2 हो जाएगा,
ए अगर 2 रखोगे तो बी 3 हो जाएगा। इस तरीके से सारे मेंबर्स लिख लेना आर के और चेक कर लेना रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। बहुत सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क है, उसको कर लेना घर पे, नहीं होता है तो अगली क्लास में पूछ लेना। फोर्थ करते हैं हम लोग, फोर्थ फिफ्थ। फिफ्थ वाला देखो क्यूब वाला आ गया, तो पहले फोर्थ करते हैं फिर फिफ्थ करेंगे। देखो फोर्थ, show that the relation r in r defined as r equal to this। ये r रियल नंबर वाला है, कहने का मतलब r इज अ सबसेट ऑफ r क्रॉस r। और r डिफाइंड कैसे है? r डिफाइंड कैसे है? a कॉमा b such that a is less than equal to b। a कॉमा b such that a less than equal to b for all a एलिमेंट है r एंड b एलिमेंट है r। ठीक है, a और b दोनों रियल नंबर होने चाहिए। चलो चेक करें। अच्छा, इसको प्रूफ करना है इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होना चाहिए। चेक करो रिफ्लेक्सिव के लिए। देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना है, सारे डबलेट इसके अंदर आएंगे, ये प्रूफ करना है। तो देखो रिफ्लेक्सिव के लिए सारे डबलेट होने चाहिए, तो ऐसे लिखें फॉर ईच ए एलिमेंट है आर, वो हर एक ए जो रियल नंबर है, ए कॉमा ए इज ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ दिस रिलेशन आर। क्यों? एज कोई भी नंबर ले लो, कोई भी रियल नंबर ले लो, डेसिमल हो चाहे कुछ भी हो, इंटीजर हो कुछ भी हो, वो नंबर मान लिया हमने 3 ले लिया, 3 ऑलवेज 3 से इक्वल होगा या छोटा होगा? छोटा तो नहीं होगा, हमेशा इक्वल होगा। तो इसने इक्वल भी बोल रखा है, तो ए और बी वही नंबर होंगे जो डबलेट बनाएंगे, मतलब ए और बी इक्वल होने चाहिए। तो कोई भी इक्वल नंबर या तो वो खुद के इक्वल होगा या छोटा होगा, तो इनमें क्या होगा, वो इक्वल होगा। तो मतलब कहने का कि हर एक डबलेट इस रिलेशन के अंदर आ जाएगा। सो इट इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ये एग्जाम्पल था ये वाला, लिखने की जरूरत नहीं थी। बी पार्ट सिमेट्रिक का देखो, सिमेट्रिक नहीं आना चाहिए, देखते हैं आता है कि नहीं आता है। देखो सिमेट्रिक में कोई भी ए कॉमा बी अगर इसका मेंबर है, कहने का मतलब ए लेस देन और इक्वल टू बी है, देन हम ये करना चाहते हैं कि क्या बी कॉमा ए इसका मेंबर है। अब चेक करो, अगर ए बी से छोटा है तो उसको उल्टा करें। अगर मान लिया ये हमने ट्रू है, ये अगर ट्रू है तो इसका उल्टा कभी भी ट्रू हो सकता है? बताओ। No, sir. कभी भी नहीं, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। तो मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। ये चीज अगर समझ ना आई हो तो देख लो, 3 लेस देन इक्वल टू 5 करेक्ट है, बट क्या 5 लेस देन इक्वल टू 3 करेक्ट है? तो ये वाला करेक्ट है, ये वाला फॉल्स है। तो अगर इसमें 3,5 लाई कर गया तो 5,3 तो बिल्कुल भी लाई नहीं करेगा, है ना। और सिमेट्रिक में क्या होता है, यही तो होता है, ए कॉमा बी अगर है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए, तो ये फेल कर गया। थर्ड ट्रांजिटिव, देखो ट्रांजिटिव में क्या होता है, मान लिया ए कॉमा बी एलिमेंट है आर का एंड बी कॉमा सी भी एलिमेंट है आर का। तो देखो ए कॉमा बी अगर आर का एलिमेंट है, कहने का मतलब ए बी से छोटा है, ये फर्स्ट इनइक्वालिटी। इसका मतलब क्या है, बी ए से छोटा है, सॉरी बी सी से छोटा है, सेकंड इनइक्वालिटी। अब इन दोनों को कंपेयर करके अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि ए कॉमा सी भी इसमें लाई करता है, तब जाके ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो देखो ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, कहने का मतलब ए से तो बड़ा है ना, बी ए से तो बड़ा ही है। तो कोई भी नंबर सोच लो, ये हमेशा इधर ही आएगा। ए जो है वो बी से छोटा है और बी से बड़ा है सी, तो ए और सी में अगर कंपेयर करें तो ए तो छोटा ही होगा सी से, है ना। तो ये वाला करेक्ट है, ये ट्रू है। तो इन तीनों का रिजल्ट क्या हुआ, इट इज ट्रांजिटिव। हो गया प्रूफ। कॉपी करो।
क्वेश्चन। अब देखो इसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन ये क्यूब वाला है, तो एक एल्गो इसमें भी बताऊंगा, उसका भी ध्यान रखना है। पहले क्या करना है वो पढ़ते हैं। आर इन आर है, तो जगह है काफी, हम इधर ही कर लेते हैं। आर इज अ सबसेट ऑफ आर क्रॉस आर। ये जो आर है वो रियल नंबर वाला है, ध्यान रखना, ये आर रियल नंबर वाला है। और आर डिफाइन कैसे है? आर डिफाइंड है वो हर ए कॉमा बी, वो सारे ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। चेक करना है ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे? इस वाले में भी हम वही पीछे वाला एक एल्गो फॉलो करेंगे, और किसमें? ट्रांजिटिव में। अभी रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो पहले कर लें। तो देखो पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। इधर रफ वर्क करेंगे। देखो 1 ले लिया अगर, तो 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1 क्यूब, ट्रू है। 2 ले लिया तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब, ये भी करेक्ट है, क्योंकि डबलेट चेक करना है। रिफ्लेक्सिव के लिए डबलेट चेक करना है, इसलिए हम 1 और 1 इक्वल ले रहे हैं, 2 और 2 इक्वल ले रहे हैं। तो सारे इंटीजर्स पे ये ट्रू है ना? सारे इंटीजर्स पे ट्रू है, इसको लिख लेते हैं। लेकिन डेसिमल पे ट्रू नहीं होगा। 0.2 लेस देन इक्वल टू 0.2, ये फॉल्स है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। लिखते हैं कैसे, देखो। इफ ए एलिमेंट है z, एलिमेंट है r, z मतलब इंटीजर, तो कोई भी इंटीजर हो, a कॉमा a ऑलवेज मेंबर होगा r का, है ना? तो यहां तो लग रहा है रिफ्लेक्सिव, बट अगर हम डेसिमल पे चेक करें, फॉर a इक्वल टू एनी डेसिमल नंबर, या ऐसे लिखें, डेसिमल नंबर से अच्छा लगेगा ये फॉर्मेट अगर लिखें, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, अपने आप डेसिमल हो जाएगा 1 से छोटा। तो इसमें क्या होगा, a कॉमा a डज नॉट बिलोंग टू r। यहां पे इसको दिखा सकते हो 0.3, 0.3 का क्यूब, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। नेक्स्ट पार्ट, सिमेट्रिक। देखो सिमेट्रिक में क्या करेंगे, बताओ सिमेट्रिक में क्या करेंगे? मान लिया a कॉमा बी इस r में है, r में है, इसका मतलब क्या हुआ, a लेस देन इक्वल टू बी क्यूब है, ठीक है। अब हम ये चेक करते हैं b कॉमा a इसमें है कि नहीं है। तुम बताओ, b क्यूब a से छोटा, ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, बट ये वाला ट्रू है या फॉल्स है? बताओ, बोलो भाई, एग्जांपल ले लो। 2 लेस देन इक्वल टू 5 क्यूब, ये तो करेक्ट है, ट्रू है ये। बट क्या 5 लेस देन इक्वल टू ट्रू, ये ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है, ये फॉल्स हो गया ना। जब भी समझना है तो एग्जांपल ले लो इस तरीके से। एक पे भी फॉल्स हो गया तो फॉल्स हो जाएगा, मतलब नॉट सिमेट्रिक है ये। तो ये नॉट नॉट एलिमेंट ऐसे लिखना, इट इज। सर हाँ ना, बोलो। सर 5 इज लेस देन 2 क्यूब, सर वो तो होगा ना, 5 इज लेस देन 8। हाँ हाँ, वेट वेट वेट, सर तो मतलब सिमेट्रिक होगा कहने का मतलब। यस। अच्छा, ये तो इंटीजर का हो गया। डेसिमल पे चेक करो, ये भी ट्रू है। इंटीजर्स का हो गया, डेसिमल पे देखते हैं। तो डेसिमल में मान लो 0.2 और 3 ले लिया, तो ये एलिमेंट है आर का, एलिमेंट आर का तभी होगा जब 0.2 3 क्यूब, ये ट्रू है। और इसका रिवर्स 3 0.2, क्या ये एलिमेंट है आर का? तो देखो 3 लेस देन इक्वल टू 0.2 क्यूब, ये ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है, तो मतलब ये एलिमेंट नहीं है। तो ये इंटीजर्स के लिए ट्रू था फॉर ए, डेसिमल के लिए, एंड बी एलिमेंट है z,
दोनों पार्ट मिक्स मत करना। देखो ये पहला पार्ट ऊपर है, दूसरा पार्ट नीचे है। तो इंटीजर्स के लिए ट्रू है, बट डेसिमल के लिए सेम प्रॉब्लम। जहां जैसे ऐसी दिक्कत आ रही थी, यहाँ पे इंटीजर्स पे ये ट्रू था, बट डेसिमल आते ही परेशानी शुरू। देखो यहाँ पे इंटीजर्स के लिए ये ट्रू था, बट डेसिमल्स पे आते ही नॉट रिफ्लेक्सिव हुआ। यहाँ पे इंटीजर्स पे वही बात है, ये भी ट्रू है, बट डेसिमल अगर हम ले रहे हैं, ए का रेंज ले रहे हैं 0 से 1 के बीच में, मतलब ए ले रहे हैं डेसिमल और बी ले रहे हैं इंटीजर, तो ये फॉल्स आ रहा है। देखो फॉल्स के लिए एक एग्जाम्पल काफी है, ठीक है। तो ये फॉल्स हो गया। अगर मान लो इस पे भी आ गया होता ट्रू, तो हम बी को भी डेसिमल लेके देखते क्या उस पे भी ट्रू आ रहा है ना। ये फॉल्स आ गया, आगे जाएंगे नहीं। इट इज नॉट सिमेट्रिक। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. अब देखो ट्रांजिटिव का। ट्रांजिटिव में फिर एल्गो है। यहाँ पे देखो हम 3 नंबर्स लेंगे एबीसी, है ना। 3 नंबर्स लेंगे एबीसी, और नंबर्स का क्यूब हमको पता होना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स लेने हैं। पिछले क्वेश्चन पे स्क्वायर्स हमको आने चाहिए थे। तो यहाँ देखो एक नंबर, छोटे छोटे नंबर लेते हैं क्योंकि क्यूब निकालना आसान रहेगा। तो एक नंबर एल्गो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। फर्स्ट स्टेप, टेक अ नंबर। कोई एक नंबर ले लो। मान लिया हमने 3 ले लिया, 3 का क्यूब हमको पता है। दूसरा, अनदर नंबर स्मॉलर देन 3, स्मॉलर देन 3, ठीक है। तो 3 से छोटा कोई भी नंबर बताओ, 3 से छोटा कोई भी नंबर बताओ। और सी में एक नंबर लेंगे जिसका क्यूब इस वाले नंबर से बड़ा आता हो और 3 से छोटा आता हो। 3 से छोटा कोई भी नंबर, 2 ले लो, 1.8 ले लो, 1.6 ले लो, 1.5 ले लो, कोई भी नंबर ले लो 3 से छोटा। तो अभी जो नंबर लिया है 1.5, ये हो गया यहाँ पे। अब एक नंबर ऐसा सोचो जिसका क्यूब 1.5 से बड़ा आता हो और 3 से छोटा आता हो। सोचो, कुछ नंबर्स के क्यूब मैं लिखता हूं यहाँ पे। 1.5 से बड़ा आना चाहिए। तो अगर 1.1 ले लें, इसका क्यूब कितना आता है? 1.331। 1.2 का क्यूब किसी को पता है? 12 का क्यूब 1728 होता है, तो ये 1.728, ठीक है। 1.2 फिट हो गया। 1.3 भी ले सकते हो। 1.3 का क्यूब कितना होता है? 2.197। तो 1.2 1.3 थर्ड नंबर कोई भी ले सकते हो। थर्ड नंबर मान लिया हमने 1.2 ले लिया। फर्स्ट नंबर 3 हो गया, सेकंड नंबर 1.5, थर्ड नंबर 1.2। ये एल्गो फॉलो करना है आपको। अब चेक करो, पहला हम ये देखते हैं 3,1.5, ये एलिमेंट है आर का। एलिमेंट आर का तभी होगा जब 3 इज लेस देन इक्वल टू 1.5 क्यूब। 1.5 का क्यूब कितना होता है? 1.5 का क्यूब होता है 3.375, है ना। तो ये ट्रू है। यहाँ पे लिख लेना 1.5 का क्यूब। देखो 15 तक का क्यूब और 30 तक का स्क्वायर तो याद रखना, 3.375 ये होता है। तो ये ट्रू है। अब हम ये देख रहे हैं कि 1.5 का दूसरा रिलेशन किसके साथ बन रहा है? 1.2 के साथ। ये ट्रू है कि नहीं, चेक करो। तो 1.5 इज लेस देन इक्वल टू 1.2 क्यूब, ये भी ट्रू है, क्योंकि 1.2 का क्यूब कितना होता है? 1.2 का क्यूब होता है 1.728। तो 1.728 तो बड़ा ही है 1.5 से। अब ये चेक करो कि 3 और 1.2 इसमें है या नहीं है। तो कहने का मतलब 3 लेस देन और इक्वल टू 1.2 का क्यूब, ये ट्रू है या फॉल्स है बताओ। 1.2 का क्यूब 1.728 और 3, तो 3 है, बड़ा है, ये फॉल्स हो गया, मतलब ये एलिमेंट नहीं है। तो कहने का मतलब इन तीनों को लेके हम क्या बोल सकते हैं? ए कॉमा बी आर में है, बी कॉमा सी भी आर में है, बट ए कॉमा सी आर में नहीं है, तो नॉट ट्रांजिटिव। और इसमें प्रूव नहीं करना था, तो ये आंसर हो गया। समझ आया? बोलो। Yes, sir.
तो दो एल्गो है, एक तो स्क्वायर वाला और एक क्यूब वाला, इनको ध्यान रखना, कॉपी कर लो। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। देखो 6 कर लेना, ठीक है, 6 कर लेना। एक आर है रिलेशन, वो इस सेट में बनाया है। आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, और आर यहाँ पे डिफाइंड है, दो ही एलिमेंट है। चेक करो, सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। 6th वाला होमवर्क है, कर लेना, बहुत आसान है, हो जाएगा। 7th क्वेश्चन नंबर 7। देखो अब यहाँ से क्वेश्चंस में दम नहीं है, ठीक है, बहुत छोटे छोटे हैं, तुम्हें देख के भले लगेगा कि बड़े बड़े हैं, बट इन क्वेश्चंस में कोई भी दम नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे बहुत आसानी से हो जाएगा। 7th पहले करते हैं। So that the relation R in a set A of all the books in a library of a college given by R is equal to x comma y such that x and y have same number of pages is an equivalence relation. Equivalence relation का फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब तीनों प्रूफ करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो सेट A जो है वो क्या है? सेट A है सेट ऑफ ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज। तो A सारे बुक्स का नाम नंबर लिखना पॉसिबल नहीं है, तो A is a set of A is equal to set of all books in a library of a college. कॉलेज की लाइब्रेरी में जितने बुक्स हैं वो सब हैं, और R जो है वो सबसेट है A क्रॉस A का। और रिलेशन इसने बनाया कैसे है? तो x कॉमा वाई सच दैट x एंड y हैव सेम पेज नंबर्स। यहाँ देखो x कॉमा वाई सच दैट, इसको मैं एक अलग तरीके से लिखता हूं। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x का मतलब क्या हुआ? x कोई भी बुक है और उसमें नंबर ऑफ पेजेस हैं, इसको थोड़ा अलग से समझ लो। nx मतलब, तो कि बड़ी बड़ी चीजें ना लिखनी पड़ेंगी इसके लिए, नंबर ऑफ पेजेस इन बुक x, ठीक है, ये nx और ये ny, मतलब नंबर ऑफ पेजेस इन x एंड y फॉर ऑल x एलिमेंट है a एंड y भी एलिमेंट है a। तो ये मैंने रिलेशन इस तरीके से बना लिया है। मतलब कहने का कि इस रिलेशन में वो सारे x कॉमा वाई होंगे, मतलब वो दो बुक्स होंगे एक ऑर्डर्ड पेयर के नाम पे जिनमें सेम नंबर ऑफ पेजेस है। मान लिया कोई बुक है, आर एस अग्रवाल की एक बुक है और दूसरी बुक कोई और है, केसी सिन्हा की है। तो आर एस अग्रवाल में अगर 100 पेजेस हैं, इसमें भी 100 पेजेस हैं, तो ये दोनों मिलके एक ऑर्डर्ड पेयर बना लेंगे। तो 100,100 पहला मेंबर होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब चेक करते हैं ये है कि नहीं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्या क्या। पहला चेक करते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव। देखो फॉर ऑल ए एलिमेंट है आर, नहीं आर नहीं ए, मतलब इस ए में जितने भी स्मॉल ए लाई कर रहे हैं, स्मॉल ए मतलब कोई भी बुक ले लो, कोई भी एक बुक ले लो। अब वो बुक खुद के साथ डबलेट कैसे बनाएगी? डबलेट मतलब वो बुक में नंबर ऑफ पेज कॉमा उसी बुक में नंबर ऑफ पेज। डबलेट का मतलब ये होता है कि हर एक बुक का खुद के साथ डबलेट। और डबलेट कैसे बनेगा? डबलेट नंबर्स का बनेगा। कौन से नंबर्स का? उन बुक्स में जितने पेजेस हैं। तो कोई भी बुक हो, ए एलिमेंट है ए, लाइब्रेरी में मिलने वाली कोई भी बुक हो, उसके साथ खुद का नंबर ऑफ पेजेस कंपेयर करोगे तो वो तो हमेशा इस आर में आएगा। कोई भी बुक में नंबर ऑफ पेजेस उसके खुद के पेजेस के तो इक्वल होंगे ही होंगे, मतलब सारे डबलेट मिल जाएंगे आर के अंदर। ये बात समझ आ रही है? Yes, sir. तो ये क्या होगा? रिफ्लेक्सिव। अब देखो सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे? मान लिया a कॉमा बी इस R में लाई करता है, तो लाई करता है इसका मतलब नंबर ऑफ पेजेस इन बुक A इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन बुक B, फर्स्ट इक्वेशन। अब अगर B कॉमा A भी इसके अंदर लाई कर जाए तब तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। तो ये तभी होगा जब नंबर ऑफ पेजेस इन बुक B इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन बुक A। ये तो होगा ही, इक्वेशन 2 तो होगा ही अगर इक्वेशन 1 है तो। दो बुक है, मान लो एक आर एस अग्रवाल की बुक है और एक केसी सिन्हा की बुक है। इस बुक में 120 पेजेस हैं और इस बुक में भी 120 पेजेस है।
तो ये 120, 120 ये लिख दिया जाए अगर, है ना, और उसका उल्टा करके लिखें 120, 120, तो ये तो इक्वल होंगे ही होंगे। तो ना चाहते हुए भी सिमेट्रिक में सारे हमको कैसे मिलेंगे? अगर देखो ए कॉमा बी अगर इसके अंदर है, तब ना चाहते हुए भी वो कौन सा होगा? डबलेट ही होगा, डबलेट ही होगा, और कोई भी इसके अंदर आएगा ही नहीं। अगर ए कॉमा बी है तो ए और बी कैसी बुक्स होंगी? जिनमें नंबर ऑफ पेजेस सेम है, तो वो तो डबलेट का ही पॉसिबल है। या फिर बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है कि सच में एक आर एस अग्रवाल की बुक हो, एक केसी सिन्हा की बुक हो, और उन दोनों में सेम पेजेस हो। अगर सेम पेजेस हैं तभी वो उस आर के अंदर आएगा। तो ये 99% हम बोल सकते हैं कि आर में केवल डबलेट्स ही भरे पड़े हैं। या फिर बहुत ही ब्लीक पॉसिबिलिटी है दो ऐसे बुक्स जिनमें सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, वही होंगे इनके अंदर। तो कहने का मतलब ए कॉमा बी अगर इसमें लाई कर रहा है, मतलब ए और बी में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो बी कॉमा ए भी लाई करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें भी तो सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। तो ए कॉमा बी भी है और बी कॉमा ए भी है। इसका सारांश, इसका निष्कर्ष क्या हुआ कि इट इज सिमेट्रिक। अब देखो ट्रांजिटिव का। ट्रांजिटिव में हम ये मानेंगे कि ए कॉमा बी इस आर में लाई करता है, बी कॉमा सी भी लाई करता है, और हम अब मान लिया ये प्रूफ करने जा रहे हैं कि ए कॉमा सी भी इसमें है ना। चलो ए कॉमा बी इसमें है, मतलब नंबर ऑफ पेजेस इन बुक ए इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन बुक बी, फर्स्ट इक्वेशन। सी लाई कर रहा है, मतलब नंबर ऑफ पेजेस इन बुक बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन बुक सी, सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों को जब मिक्स करोगे तो देखो ए में कुछ पेजेस हैं, उतने ही पेजेस बी में है। अच्छा यहाँ पे देखो बी में जितने भी पेजेस है उतने ही पेजेस सी में है। तो अगर बी में नंबर ऑफ पेजेस इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ पेजेस इन बुक ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन बुक सी। तो ये ट्रू हो गया। मतलब हमने ये शो कर दिया कि ए कॉमा बी तो है इसमें, बी कॉमा सी भी है और ए कॉमा सी भी है, मतलब ए भी है, बी सी है और ए सी भी है। तो ये तो ट्रांजिटिव हो गया, इट इज ट्रांजिटिव। देखो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, देयरफॉर इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो ये मैंने स्टार्ट में ही बोला था, चैप्टर है ना ये वाला, थोड़ा सा टफ मानते हैं इसको, क्योंकि इन सब के बीच में मैं क्या बोल रहा हूं वो तुम्हारे माइंड में नहीं रहेगा, पक्का नहीं रहेगा। तो कॉपी करते वक्त एक काम करना, जो भी तुम्हें कॉमन लैंग्वेज में, अपनी अपनी लैंग्वेज में जो भी मन करे यहाँ पे लिख लिया करो, चाहो तो हिंदी में, इंग्लिश में, फारसी में, उर्दू में, जिसमें मन करे, ताकि वो चीज तुम्हें एग्जाम टाइम पे याद रहे, समझ आए कि NA NB इक्वल है। क्या मतलब हुआ इसका? NA का मतलब है नंबर ऑफ पेजेस इन बुक ए। तो इन सब चीजों को इसीलिए टफ मानते हैं, क्योंकि मैं क्या, कोई भी तुमको सारी चीजें पैराग्राफ हर क्वेश्चन में बनवाने लगेगा तो फिर 1 साल लग जाएगा इसी के अंदर। तो इसी वजह से इसको थोड़ा सा टफ मानते हैं, क्योंकि नोट्स प्रॉपर अगर मेंटेन नहीं है, नोट्स मेंटेन करने का मतलब ये नहीं सारे क्वेश्चन लिख दो, सारे क्वेश्चंस के बीच में जो बताया जा रहा है वो भी लिखना चाहिए। तो जो भी समझ आए, अभी फ्रेश पढ़ रहे हो उसको साथ साथ लिखते चलो, कॉपी करके इन्फॉर्म करो। कहां तक कर लिया हमने? 7 तक कर लिया। अब देखो नेक्स्ट 8th 9th 10th 8th क्वेश्चन देखो। 8th में क्या कह रहा है? 8th में कह रहा है a माइनस बी, उसका मॉड्यूलस क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। चलो देखते हैं। 8th में रिलेशन R इन सेट A, कहने का मतलब R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A, और A हमारा ये रहा। ओके, रिलेशन R डिफाइंड है इस तरीके से। तो हम क्या करते हैं? इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। पहले यहां तक का पार्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है? पहले यहां तक का पार्ट सॉल्व करते हैं। क्या प्रूफ करना है? इक्विवेलेंस है। चलो तो R में जो जो मेंबर्स हो सकते हैं वो एक बार लिखते हैं। अगर मुश्किल होगा तो नहीं लिखेंगे पूरा, और मुश्किल नहीं होगा तो लिख लेंगे। A माइनस बी इवन हो, पहले तो एक प्रॉपर्टी तुम्हें याद होनी चाहिए, इवन नंबर माइनस इवन नंबर ये ऑलवेज इवन होता है, और ऑड नंबर माइनस ऑड नंबर ये भी इवन होता है। और अगर, अच्छा इसका मॉड्यूलस ले लो, क्योंकि फिर नेगेटिव वाले नंबर इवन नहीं होंगे। अगर इवन नंबर में से ऑड नंबर माइनस किया जाए तो वो ऑड आता है। ये 3 बेसिक रूल है, सबको पता होना चाहिए।
आर में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? देखो 1 के साथ क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। अच्छा 0 जो है ना उसको इवन भी मान लेते हैं, ऑड भी मान लेते हैं, मतलब ऑड तो नहीं मानते। 0 इवन की बात करते हैं। इवन किसको बोलते हैं? जिसमें 2 से डिवीजन लग जाता है, तो 0 भी इवन काउंट हो जाता है, क्योंकि 0 में भी 2 से डिवीजन लग जाता है। 0 में किसी भी नंबर से डिवीजन लग जाता है, ठीक है। तो 1,1 ये हम रखेंगे उसके अंदर। फिर 1 के साथ 3 हो सकता है, मॉडुलस लगा है तो माइनस साइन की टेंशन है ही नहीं। फिर 1 के साथ क्या हो सकता है? 5 हो सकता है। चलो 1 का काम हो गया। अब अगर हम a को ले लें 2, तो इसके साथ 2 हो सकता है, 3 तो हो नहीं सकता, 4 हो सकता है। अब अगर a को 3 ले लें तो 3 हो सकता है और 5 हो सकता है। a को 4 ले लें तो b 4 हो सकता है और 5 ले लें तो 5 हो सकता है। यही सारे हमारे R के अंदर मेंबर्स आएंगे। चेक करो पहला रिफ्लेक्सिव। देखो लिखने का तरीका तो सीख गए होगे, ठीक है। सारे डबलेट चेक करो, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 सब है क्या? 1 1 है, 2 2 है, 3 3 4 4 5 5। तो फॉर ऑल, नॉट ऑल, फॉर ईच ए एलिमेंट है a comma a is an element of R, it is reflexive। ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक, देखो ये तुमने लिख लिया वो तो ठीक है। चलो मान लो हम नहीं लिख पाते, अगर इसको अगर हम नहीं लिख पाते, और भी मेंबर्स होते हैं और ये लिखना पॉसिबल नहीं होता। वैसे तो देख के बता सकते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, बट ऐसे सोचो, मान लो तुमने इसको लिखा नहीं है, नहीं लिख पाए हो किसी कारण से, तो बिना लिखे हम कैसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बात कर सकते हैं? देखो अगर a कॉमा बी इस R में है, R में है कहने का मतलब a माइनस बी जो होगा वो इवन होगा। इवन होगा मतलब 2 इंटू एम, इवन नंबर 2m के फॉर्म पे लिखते हैं, वेर m कोई इंटीजर हो सकता है। दुनिया का कोई भी इवन नंबर 2m के फॉर्म पे लिख लेंगे जहां पे m कोई भी इंटीजर है। अब हमको ये प्रूफ करना है कि b कॉमा ए भी इसके अंदर है, तो b कॉमा ए इसके अंदर तभी होगा जब b माइनस ए भी इवन होगा। खुद सोचो, अगर a माइनस बी इवन है तो b माइनस ए भी इवन होगा। परेशानी सिर्फ एक बात से है कि a माइनस बी अगर इवन है तो b माइनस ए जो होगा वो पक्का नेगेटिव आएगा। मतलब अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो ये नेगेटिव आ रहा है, तो उसकी समस्या दूर करने के लिए हमने मॉड्यूलस ले लिया है। तो अगर a माइनस बी इवन है, अब नेगेटिव पॉजिटिव सब हट गया, तो ये भी इवन हो जाएगा। तो ये भी इवन है, मतलब b माइनस ए भी इवन है, कहने का मतलब b कॉमा ए भी उसमें लाई कर रहा है। तो ये क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव देखो, देखो ट्रांजिटिव में अगर मान लिया a कॉमा बी आर में है एंड b कॉमा सी भी आर में है, तो एक तरीके से हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि a कॉमा सी भी इस आर में है। देखो a कॉमा बी आर में तभी होगा जब a माइनस बी कैसा होगा? इवन होगा। ये है मतलब b माइनस सी भी इवन है। अब क्या करना है? ये करने के लिए हमको a माइनस सी को इवन प्रूफ करना पड़ेगा। इन दोनों को ऐड करो, तो मॉड्यूलस a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ये क्या होगा चेक करो। तो a माइनस बी हमारा इवन था और b माइनस सी भी इवन था, b से b कट गया, तो इसको क्या लिख सकते हो? a माइनस सी इज ऑल्सो इवन। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि a कॉमा बी आर में है, b कॉमा सी भी आर में है और a कॉमा सी भी आर में है। तो इनका मतलब क्या हो गया? वो ट्रांजिटिव हो गया। ओके, तो ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है। तो इन तीनों को अगर मिला दिया जाए, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो इन तीनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंस। ये हो गया प्रूफ। आगे कुछ कह रहा है वो, यहां तक तो हो गया। सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, पहला पार्ट, and all the elements of 2, 4 are related to each other, दूसरा part, but no element of 1, 3, 5 is related to any element of 2, 4। obviously देखो उसके बाद क्या करना है, एक दूसरा सेट बनाते हैं A। अच्छा A तो हम यूज कर चुके हैं, एक दूसरा सेट बनाते हैं B। B में क्या क्या है? 1, 3, 5। तो चेक करो,
बी का जो है मतलब हमें ये चेक करना है एक्चुअली बी के सारे एलिमेंट्स अपने आप में रिलेटेड हैं कि नहीं। तो रिलेटेड तभी होंगे जब वो इवन सॉरी ऑड नंबर्स होंगे, क्योंकि ऑड का डिफरेंस इवन होता है। अब चेक करो बी में सारे ऑड नंबर्स रखे हैं, तो कोई भी नंबर ले लो, मान लो बी में सारे अगर सबसेट बनाए, हम बी के सारे एलिमेंट्स बनाए बी क्रॉस बी, तो 1,1 आएगा, मैं समझा रहा हूँ, 1,3 और 1,5। फिर क्या आएगा 3,3, 3,5 और क्या आएगा 5,5। यही तो होंगे बी के अंदर, बी क्रॉस बी क्या होगा, यही तो होगा। अब इसमें कोई भी मेंबर, कहने का मतलब इसमें हमने क्या दिखा दिया कि 1 जो है वो 3 और 5 से रिलेटेड है, 3 जो है वो 5 से है और 1 से भी है, 5 जो है वो 1 और 3 दोनों से, तो सबसे रिलेशन है हर एक एलिमेंट का। अब ये सारे के सारे सेपरेट एलिमेंट्स क्या आर के अंदर फिट आएंगे, वही चेक करना है। चलो आर के अंदर फिट तभी आएंगे जब इनका डिफरेंस क्या होगा, इवन होगा। तो 1 - 1 इवन, 1 - 3 मॉड के अंदर इवन। ये सारे ऑड नंबर्स हैं, चेक कर लो। तो इसके अंदर क्या लिखोगे, एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज ऑड एंड ऑड नंबर माइनस ऑड नंबर, इसका मॉड्यूलस इज ऑलवेज इवन। कहने का मतलब ये सारे एलिमेंट्स आर के अंदर आ जाएंगे। तो ये प्रूव हो गया कि बी के जो सारे एलिमेंट हैं वो आपस में रिलेटेड हैं। देयरफॉर एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, ये हो गया। अब देखो दूसरा सेट बनाते हैं सी। यहां देखो ऊपर ब्लू कलर में एक दूसरा सेट बनाते हैं सी। उसमें क्या क्या मेंबर है, तो 2,4 ले लेते हैं। सी में है 2,4। अब सी क्रॉस सी अगर बनाया जाए तो क्या क्या होगा, 4 एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर। क्या क्या होंगे, 2,2, 2,4 और 4,2। नहीं नहीं रुको रुको रुको, सी क्रॉस सी में क्या होंगे, 2 क्रॉस 2,2, 2,4 और दूसरे में क्या होंगे 4,4 और तीसरा क्या होगा 2 का इस 2 के साथ और 4 के साथ, फिर 4 का 2 के साथ, तो 4,2 छूट रहा था। यही 4 एलिमेंट्स होंगे। अब इसमें चेक करते हैं ये सारे आपस में रिलेटेड हैं कि नहीं, मतलब आर के अंदर हैं कि नहीं। देखो 2,2 इवन है, 2,4 इवन है, मतलब 2 - 4 इवन है। ये सारे इवन नंबर्स हैं, है ना। तो अब लिखते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ सी इज इवन। और कोई भी इवन नंबर ले लो, उसमें से दूसरा इवन नंबर माइनस करो। माइनस की परेशानी से बचने के लिए मॉडुलस ले लो, ये ऑलवेज इवन है। तो मतलब ये सारे मेंबर जो है वो आर के अंदर आ जाएंगे। इसीलिए हम ये बोल रहे हैं कि सी सेट का हर एक एलिमेंट आपस में रिलेटेड है एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सी इज रिलेटेड टू ईच अदर। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलो। Yes, sir. अब देखो लास्ट इसने ये बोला है बट नो एलिमेंट ऑफ बी, इस वाले को हमने बी लिया है, इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सी। अब देखो बी और सी में क्या परेशानी होगी, सेट बी हमारा क्या है 1, 3, 5 और सेट सी क्या है 2,4। तो अगर हम बी क्रॉस सी निकालें तो क्या होगा 1,2, फिर 1,4, फिर 3,2, 3,4, 5,2 एंड 5,4। तो इसमें अगर इन नंबर्स का डिफरेंस निकालो तो हमें पता है कोई भी ऑड नंबर में से इवन नंबर माइनस करें तो उसका जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, ऑड होता है। ये इवन तो होता नहीं है। जब इवन नहीं होता मतलब 1,2, 1,4 सो ऑन टिल 5,4, इसमें से कोई भी मेंबर आर के अंदर नहीं आ पाएगा। सो नो एलिमेंट ऑफ सेट बी इज रिलेटेड टू any element of set C। ये सारा हमने प्रूव कर लिया।
थोड़ा आराम से कॉपी करना, पहले रेड वाला पार्ट पूरा, फिर ये ब्लैक वाला, उसके बाद ये ब्लू वाला, और लास्ट में फिर ये डार्क ब्लू वाला, है ना। कॉपी करो आसानी से, कोई भी परेशानी हो पूछ लेना, कॉपी करके बताओ। तो अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ। नाइन्थ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। टेंथ में एग्जाम्पल लेना है, वो भी लेंगे, पहले नाइन्थ करते हैं। देखो नाइन्थ अच्छे से देखो, show that each of the relation are in a set A। सेट ए पहले डिफाइन कर लेते हैं, 0 से लेकर 12 तक है, तो सेट ए अच्छे से लिख लेते हैं। 0 के इक्वल है 12 तक जाएगा, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये हमारा सेट ए हो गया। आगे कहता है गिवन बाय, इसमें आर जो है वो सबसेट है ए क्रॉस ए का। आर इन अ सेट ए गिवन बाय, आर का पहला फर्स्ट पार्ट है, नाइन्थ का फर्स्ट पार्ट। आर क्या लिखा है, ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी का मॉड्यूलस इज मल्टीपल ऑफ 4। तो लिखते हैं, इक्विवेलेंस प्रूफ करना है, ठीक है। तो कुछ सेट लिखते हैं, इसके मेंबर्स लिखते हैं। देखो अगर हम ए को 0 ले लें तो बी 0 चलेगा, 0 माइनस 0 का मॉड्यूलस 4 से डिवाइड हो जाता है। फिर 0 ले लें तो बी 4 लेना पड़ेगा, 0 माइनस 4 बी 4 से कट जाता है। फिर 0 के साथ 8 चलेगा, 0 के साथ 12 चलेगा, ये सारे चलेंगे। 1 ले लो तो 1 के साथ 1 चलेगा, 1 माइनस 4, 1 माइनस 1 मॉड्यूलस 4 से कट जाता है। 1 के साथ और क्या क्या चलेगा बताओ, 5, 1 के साथ 9, और 1 के साथ 13 भी है, बट वो 13 तो है ही नहीं। 2 के साथ क्या क्या चलेगा, 2 के साथ 2 चलेगा, 2 माइनस 2 4 के टेबल में आ जाता है। फिर 2 के साथ और क्या चलेगा बताओ, 6 चलेगा, 2 के साथ 10 चलेगा, है ना। 3 के साथ 3 चलेगा, 3 के साथ 3 प्लस 4 7 चलेगा, और 3 के साथ 11 भी चलेगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या लिख रहा हूं? Yes. इन दोनों का डिफरेंस का मॉड्यूलस 4 से डिविजिबल होना चाहिए, वैसे मैं मेंबर्स को लिख रहा हूं उसके अंदर। 3 तक का हो गया। 4 से देखो, 4 के साथ 0 भी चलेगा, 4 के साथ 0 चलेगा। 4 के साथ 1 नहीं चलेगा, 2 नहीं चलेगा, 4 चलेगा 4 के साथ। 4 के साथ 8 चलेगा, और 4 के साथ 12 चलेगा। 4 तक हो गया, ऐसे ही हम जाएंगे 12 तक। चलो 5 के देखो, 5 के साथ क्या चलेगा, 1 चलेगा। फिर 5 के साथ 5 चलेगा, 5 के साथ 9 चलेगा, 5 के साथ 13 भी चलेगा, बट 13 नहीं है। 6 के साथ 0 नहीं चलेगा, 6 के साथ चलेगा 2। फिर 6 के साथ चलेगा 6, और 6 के साथ चलेगा 10। 7 के साथ चलेगा क्या, 3। फिर 7 के साथ 7 चलेगा, और 7 के साथ 11 चलेगा। 8 के साथ 0 चलेगा, 8 के साथ 4 चलेगा, 8 के साथ 8, 8 के साथ 12। 9 के साथ क्या चलेगा बताओ, 9 के साथ 1 चलेगा, 9 माइनस 8, 9 माइनस 1 8 होता है। फिर 9 के साथ 5 चलेगा, 9 के साथ 9, 9 के साथ 13, 13 तो है नहीं। 10 के साथ क्या चलेगा, 2 चलेगा। 10 के साथ 6 चलेगा, 10 के साथ 10 चलेगा, बस। 11 के साथ क्या चलेगा बताओ बताओ बताओ, 11 के साथ 3 चलेगा, 11 माइनस 3 8 होता है। फिर 11 के साथ 7, और 11 के साथ 11, और एक बचा है 12। बाप रे, 12 के साथ 0, 12 के साथ 4, 12 के साथ 8, और 12 के साथ 12। तो इतने सारे मेंबर्स इसके अंदर आएंगे। अब चेक करेंगे हम लोग कि ये इक्विवेलेंस है कि नहीं। तो पहला पार्ट नहीं, रिफ्लेक्सिव, पहला रिफ्लेक्सिव करते हैं।
सारे डबलेट्स होने चाहिए। देखो ये अगर ना भी लिख पाओ तो भी हमें लिखने आना चाहिए रिफ्लेक्सिव कैसे होता है। देखो फॉर ईच ए एलिमेंट है ए, क्या ए कॉमा ए इसमें लाई करेगा? देखो ए कॉमा ए तभी लाई करेगा जब ए माइनस ए का मॉड्यूलस क्या हो जाए, 4m हो जाए। यहाँ पे m कोई इंटीजर है, तो कोई भी नंबर लो उसमें से उसको माइनस करो, और a कहां से कहां तक होना चाहिए, a सेट के अंदर, मतलब 0 से लेकर 12 तक। a में ना भी हो, a में ना भी हो, कोई बाहर का नंबर ले लो 17, तो 17 माइनस 17 ये ऑलवेज 4 के टेबल में आ जाएगा, तो इसलिए 17 और 17 का जो डबलेट बनेगा वो R के अंदर आ जाएगा। तो कहने का मतलब इट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सिमेट्रिक देखो, देखो सिमेट्रिक में अगर a कॉमा बी R में है, a कॉमा बी R में है, इट इंप्लाइज a माइनस बी का मॉड्यूलस 4m है, वेयर m एलिमेंट है इंटीजर, m z का कोई मेंबर है। तो अब हम ये दिखाना चाहते हैं कि b माइनस ए भी R में है। चलो देखते हैं, अगर a माइनस बी 4m है तो b माइनस ए कितना होगा? देखो अगर a माइनस बी 4m है और मॉड नहीं लगा है तो b माइनस ए डेफिनेटली माइनस 4m होगा, बट इसने मॉड लगा के सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, तो ये भी 4m ही होगा, है ना? तो ये भी 4 से डिविजिबल है। कहने का मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो गया, इट इज सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक हो गया। अब थर्ड देखो, ट्रांजिटिव। देखो अगर a कॉमा बी R में है, कहने का मतलब a माइनस बी का मॉड्यूलस ये क्या है, 4 से डिविजिबल है, और b माइनस सी भी R में है, इसका मतलब क्या हुआ, b माइनस सी भी 4 के टेबल में आ रहा है, मान लिया 4n हो गया b माइनस सी। अब हम ये प्रूफ करेंगे कि a कॉमा सी भी R में है। कैसे करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लो, ऐड करो, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी का मॉड्यूलस ये कितना होगा, तो ये होगा 4m प्लस 4n, b से b कैंसिल, तो a माइनस सी जो है वो 4 और m प्लस n को r लिख दो, मतलब 4 के टेबल में आ गया, ये ट्रू हो गया। तो हमने ये दिखा दिया a कॉमा बी तो है ही, b कॉमा सी भी है, और ये दोनों तो हैं, a कॉमा सी भी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ट्रांजिटिव। और ये तीनों जब हो गया तो इक्विवेलेंस हो गया। ओके, तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अच्छा, इसमें एक और बात कह रहा है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। तो पहले फर्स्ट केस का कर लेते हैं, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। मान लिया वो सेट हमारा बी है, तो वो सारे मेंबर जिनका रिलेशन 1 के साथ है, तो क्या क्या है 1 के साथ, देखो 1 है, 5 है, 9 है, तो उनका सेट बनाना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं लिखना है। तो 1 के साथ 1 है रिलेटेड, 5 है, 9 है, और क्या क्या है 1 के साथ, कुछ है, कुछ भी नहीं है, तो यही हो गया 159। 159 ही वो सेट है जिसके सारे मेंबर्स 1 से रिलेटेड है। देखो एक तो यहाँ पे है 1,1, 1,9, और कहाँ है 1,5, ये भी है, तो 1 से रिलेटेड 1 है, 5 है और 9 है, इनका सेट बना दिया, हो गया। बी पार्ट भी करना है ऐसे ही, तो पहले 9th का फर्स्ट कॉपी कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट देखो, 9th का सेकंड पार्ट, इसमें कह रहा है a इक्वल टू बी होना चाहिए। चलो बनाते हैं इसका। सेकंड पार्ट, a हमारा सेट वही है, कहां से कहां तक, 0 1 टिल 12 तक, और रिलेशन r 9th का सेकंड पार्ट। r क्या होगा, a कॉमा b सच दैट a इज इक्वल टू b फॉर ऑल a एलिमेंट है a एंड b भी a का एलिमेंट है। इसमें क्या क्या मेंबर्स होंगे,
लिखो जरा, A इक्वल टू बी, A इक्वल टू बी कहने का मतलब सारे डबलेट होंगे, और कुछ तो होगा ही नहीं, है कि नहीं? बहुत सिंपल सा इसका थॉट प्रोसेस है, सारे डबलेट ही होंगे क्योंकि A इक्वल टू बी वही मेंबर रखेंगे जो डबलेट होंगे। तो रिफ्लेक्सिव नहीं लिख लोगे? रिफ्लेक्सिव का कर लोगे ना। और ईच मतलब सारे के सारे, A एलिमेंट है A कॉमा A इज एलिमेंट ऑफ R, देयरफॉर रिफ्लेक्सिव है ये। रिफ्लेक्सिव है और दूसरा मेंबर नहीं है, कहने का मतलब ये आइडेंटिटी रिलेशन है। तो आइडेंटिटी है अगर, तो कहने का मतलब सिमेट्रिक तो होगा ही होगा, और कोई मेंबर है ही नहीं तो परेशानी ही नहीं है ना, है कि नहीं? अगर सारे डबलेट ही हैं तो क्या रिफ्लेक्सिव चेक करना, वो तो रिफ्लेक्सिव तो होंगे ही, सिमेट्रिक क्या चेक करना, सारे एलिमेंट वही है ना, डबलेट है। तो देखो सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, A कॉमा बी एलिमेंट है R, तो B कॉमा A भी एलिमेंट है R। इन दोनों का सबसे बड़ा रीजन क्या है कि A और B आपस में इक्वल है कि नहीं? A और B इक्वल होगा तभी तो इस सेट के अंदर आएगा। तो R के अंदर केवल डबलेट ही रखे हैं, 1,1 का सिमेट्रिक क्या चेक करना, वो तो 1,1 होगा ही, 2,2 उसका उल्टा 2,2 वो तो है ही, सारे हैं, और कोई दूसरा एलिमेंट है ही नहीं कि चेक करें, तो ऑलवेज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव भी होगा क्योंकि 1,1 है, 1 का आगे रिलेशन है ही नहीं, किसी भी एलिमेंट का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ये ट्रांजिटिव भी है, ये ट्रांजिटिव भी है। तीनों हो गया मतलब क्या हो गया, इक्विवेलेंस हो गया। इक्विवेलेंस प्रूफ करना था तो ये प्रूव हो गया। उसके बाद कह रहा है फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। तो इस वाले में एक दूसरा सेट सी बनाते हैं, वो एलिमेंट्स जो 1 से रिलेटेड है। तो देखो 1 से तो एक ही रिलेटेड है, 1 खुद, तो इस सेट में एक ही मेंबर होगा। 9th क्लियर हुआ बोलो? Yes. ठीक है, तो आज ना यहीं पे रोकते हैं हम लोग, 9th तक कॉपी कर लो, अगली क्लास पे इससे आगे चलेंगे।